दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुखमांस मैथ्स क्लासेस में। क्या आपको भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा देखकर लगता है कि अब गणित मुश्किल होने वाली है? तो बिल्कुल चिंता मत करो। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और मेरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसमें लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, न्यून कोण क्या होते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो बिना देर करे चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम जो महत्वपूर्ण चीजें सीखेंगे वो है त्रिकोणमिति का अर्थ एवं महत्व। इसके बाद हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, इन अनुपातों में क्या संबंध है और विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है। और सबसे अंत में त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण हैं हम इसको समझेंगे। तो एक एक करके बिल्कुल आसानी के साथ हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले भाई चीज है कि त्रिकोणमिति क्या है। तो अगर हम ध्यान दें तो त्रिकोणमिति जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है त्रिकोण और दूसरा है मिति। त्रिकोण जैसा आप जानते हो जिसके तीन कोण हो, यानी कि कोई भी एक त्रिभुज, हर त्रिभुज एक त्रिकोण होता है। देखो ये तीन कोण है इसमें, ठीक है। तो त्रिकोण का मतलब हो गया त्रिभुज अर्थ, और मिति का अर्थ होता है मापना। तो इसके अंदर क्या हो गया, त्रिभुज से संबंधित माप का अध्ययन किया जाता है। तो इस अध्याय में हम मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज, यहाँ इंपॉर्टेंट है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो भैया जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये आप देखो, इस त्रिभुज ए बी सी में ये जो ऐसे निशान बनाया जाता है ये 90 डिग्री को दिखाता है। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी जो है, ये त्रिभुज एबीसी, इसका कोण बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कोण है। तो इस त्रिभुज एबीसी को हम क्या कहेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी तीनों भुजाओं को पहचानना, ये आपको आना चाहिए। सबसे पहले कर्ण क्या होता है। कर्ण के बारे में देखो, सिंपल एक चीज है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। देखो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने भुजा आ रही है एसी, एसी को हम कहेंगे कर्ण। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो भी भुजा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने आएगी वो हमेशा कर्ण कहलाएगी। और कर्ण जो है वो हमेशा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, अगर मैं लंबाई की बात करूं तो सबसे बड़ी भुजा एसी है, उसके बाद ए बी और फिर बी सी। अब आ जाओ कि भाई न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण से मतलब है हमारा कि जिस कोण का माप, मान के चलो उस कोण का माप मैंने थीटा कह दिया, और इस कोण की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा हो। देखो ये निशान जिसकी तरफ खुला होता है वो चीज बड़ी होती है। तो ये थीटा की तरफ ये निशान खुला हुआ है, ये निशान इस तरीके से है, यहाँ थीटा लिखा है और यहाँ 0 डिग्री लिखी है। इसका मतलब क्या है कि थीटा बड़ा है 0 डिग्री से। और अगर ये निशान ऐसे हो जाए तो अब देखो थीटा की तरफ ये बंद है, तो इसका मतलब थीटा छोटा है 90 डिग्री से। तो एक समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में कोई कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को हमेशा न्यून कोण कहते हैं। तो अगर समकोण त्रिभुज को हम ध्यान से देखें तो इसका एक कोण तो अपने आप 90 डिग्री का है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में बाकी दो कोण जो बचे ये दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे। इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का होता है और बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो त्रिकोणमिति में है वो लंब और आधार को पहचानने का है। कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हमेशा ये देखना होता है कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। मान लो कोण सी के संदर्भ में समकोण त्रिभुज को हम देख रहे हैं, मतलब इस समकोण त्रिभुज को हम कैसे देख रहे हैं, हमारा संदर्भ है कोण सी के हिसाब से देखना। तो एक चीज याद रखो कि कोण सी के सामने वाली भुजा
वो हमेशा लंब कहलाएगी। तो देखो जिस कोण से हम देख रहे हैं, अगर हम कोण सी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इसके जो सामने की भुजा है ये भुजा आपकी हो गई लंब। ठीक है, और अभी हमने क्या कहा था, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण। अब बताओ इस त्रिभुज में तीसरी भुजा बच गई, तो जो भुजा बच गई वही आपकी होती है आधार। ठीक है, तो यहां देखो मैंने कैसे बताया हुआ है कि कोण सी के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि सी के सामने ये लंब है, इसका नाम है ए बी। ठीक है, सी के संलग्न भुजा जो कर्ण नहीं है, ध्यान से देखो, सी के संलग्न जो इससे मिली हुई दो भुजाएं हैं, एक तो ये भुजा है और एक ये भुजा है, लेकिन ये कह रहा है संलग्न भुजा जो कर्ण नहीं है। ये तो कर्ण है, तो अब जो कर्ण नहीं है तो वो ये बची, इसको हम हमेशा आधार कहते हैं, और इसका नाम हो गया यहाँ बीसी। और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है जो कि हमारी एसी। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि लंब और आधार स्थायी नाम नहीं है। मतलब स्थायी का मतलब क्या, परमानेंट नहीं है, ये बदल सकते हैं। किस आधार पर बदलेंगे, ये इस आधार पर बदलेंगे कि हम किस कोण के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम किस कोण के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो देखो अब इसी चीज को पलट के देखते हैं, कोण बदलते ही लंब और आधार बदल जाएंगे। जैसे देखो वही त्रिभुज है, वही एबीसी है, ये कोण 90 डिग्री है, लेकिन अब संदर्भ हमारा सी नहीं है बल्कि ए है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, सी के स्थान पर ए के संदर्भ में बात करने लगते हैं अगर, तो क्या होता है, तो हमने क्या सीखा है कि जिस कोण के संदर्भ में बात हो रही है उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो इस केस में यहां पर ये बन जाएगी लंब। ठीक है, और एक चीज हमको पहले से पता है कि 90 डिग्री के सामने तो हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, अब तीसरी भुजा इस केस में जो बच गई ये ए बी, तो ये आपकी यहां पर हो जाएगी आधार। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, तो यहां पे मैंने कहा कि अगर हम ए के संदर्भ में देख रहे हैं तो जो भुजा पहले लंब थी, देखो पिछली स्लाइड में देखो, यहां पर ए बी क्या थी हमारी, ये लंब थी, और बीसी क्या थी, आधार। अब क्या हो गया, जैसे ही हमने कोण का संदर्भ बदला तो अब ए बी बन गई आधार और बीसी बन गया लंब। तो क्या कह रहे हैं हम कि जो भुजा पहले लंब थी वह अब आधार बन जाएगी, और जो पहले आधार थी वह अब लंब बन जाएगी। तो इस केस में लंब हो गया हमारा बीसी, ये देखो, आधार हो गया ए बी, और कर्ण तो हमेशा एक ही रहता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा एसी। लेकिन यहां पर देखो कह रहा है कर्ण कभी नहीं बदलता, क्योंकि कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी। कर्ण जो है वो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की, कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूं, एक समकोण त्रिभुज ले लो, जैसे हमने ले लिया ये त्रिभुज ए बी सी, और जिसका कोण सी, ये जो कोण बी है ये समकोण। तो अगर मैं इस त्रिभुज में अनुपात की बात करूं तो देखो इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, पहली भुजा हो गई ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, और तीसरी भुजा है ए सी। देखो पहली भुजा ए बी, बी सी और ए सी, तीन भुजाएं हो गई। तो अगर मैं कहूं इस त्रिभुज में हम कितने अनुपात निकाल सकते हैं, तो भैया मैं पहले कहता हूं कि चलो हम पहला अनुपात निकाल लेते हैं, एक ए बी बटे ए सी कर लेते हैं, यानी कि इस भुजा के नीचे ये भुजा कर ली। दूसरा हमने कह दिया कि भाई अब इसके नीचे इसको कर लेते हैं, बी सी बटे ए सी, दो हो गया। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि इसके बटे इसको कर लेते हैं, यानी कि ए बी बटे में ए बी बटे में बी सी, ये हो गया। अब कोई कहेगा भाई इनके उल्टे भी तो हो सकते हैं, यानी कि ए बी बटे ए सी को मैं लिख सकता हूं, देखो यहां उल्टे लिख रहा हूं, यानी कि ए सी बटे में ए बी। अब मैं इसको भी तो उल्टा लिख सकता हूं, यानी कि ए सी बटे में बी सी, और इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, बी सी बटे में ए बी। इसके अलावा क्या कोई अनुपात हो सकता है, तो इसके अलावा कोई अनुपात संभव नहीं। तो ये 6 तरह के अनुपात थे, जिसमें पहला ये,
देखो ये, एक दूसरा ये, और तीसरा ये 3 तो मूल रूप से थे, और बाकी के 3 कैसे बनाए मैंने, इनको उल्टा करके, जैसे ए बी बटे ए सी को मैंने कर दिया ए सी बटे ए बी। तो ये जो 6 तरह के जो अनुपात आए, इन्हीं अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और इसको हमने एक नाम दे रखा है। क्या दे रखा है कि भाई लंब बटे कर्ण, यानी कि अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि लंब क्या है और कर्ण क्या है और आधार। तो देखो हम एक चीज तो जानते हैं, ये तो कर्ण है, ठीक है। अब मान के चलो जो संदर्भ है मेरा कोण, जैसे मैं सी लूं या ए लूं, मैं इसको लेता हूं संदर्भ, और इसको मैंने एक नाम दे दिया थीटा, ठीक है। इस कोण का मैंने नाम दे दिया थीटा। तो अगर इसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या हो गई, लंब, वो कर्ण है, और नीचे की बच गई आधार। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, ये जो 6 अनुपात हमने निकाले, अगर अब मैं कहूं तो इसको देखो, ये है ए बी बटे ए सी, ए बी क्या है लंब, और ए सी क्या है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण की जो ये रेशो है, इसको नाम दिया साइन थीटा। अब दूसरा देखो बीसी बटे एसी, बीसी क्या है आधार, और एसी है कर्ण। तो आधार बटे कर्ण को हमने नाम दिया कॉस थीटा। तीसरा है देखो ए बी बटे बीसी, ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, ठीक है। तो अब देखो तीसरे नंबर को ए बी बटे बीसी, ए बी यानी कि लंब बटे बीसी आधार, तो लंब बटे आधार को हमने कहा टेन थीटा। और बाकी के तीनों इसके उल्टे हैं, यानी कि देखो ये हो गया एसी, एसी का मतलब कर्ण, कर्ण बटे ए बी लंब, तो कर्ण बटे लंब हुआ, इसका नाम दिया हमने कॉसेक। और इसी तरह से ये हो गया कर्ण बटे आधार, जिसका नाम है सेक। और तीसरा है आधार बटे लंब, इसको नाम दिया हमने कॉट। तो एक्चुअल में देखो इनका नाम जैसे साइन थीटा है, इसका असली नाम था साइन। कॉस को जो हम कहते हैं कॉस थीटा, इसका असली नाम है कोसाइन। टेन का टेंजेंट, कॉसेक का कॉसिकेंट, सेक का सीकेंट, और कॉट का कोटेंजेंट, ये असली नाम है। लेकिन इतना बड़ा ना लिख के एब्रीविएशन हमने बना दिया इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो साइन को तो हमने यहां से ई गायब करा, साइन थीटा कर दिया। कोसाइन को सिर्फ कॉस रखा, इसी तरह टेंजेंट को टेन, कोसिकेंट को कॉसेक, सीकेंट को सेक, और कोटेंजेंट को कॉट। तो इस तरीके से हमारी 6 त्रिकोणमिति अनुपात निकल कर आ गए, जिसमें अब इसको समझने के लिए आप कहोगे जी ये याद कैसे रखा जाए, तो इसके लिए सिंपल है, आप लाल बटे कक्का को याद रखो, LAL KKA। देखो लाल बटे कक्का याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो सबसे ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये थोड़ा ज्यादा मिक्स हो गया, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, आसान हो जाएगा। देखो बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। LAL और KKA, लाल बटे कक्का। तो देखो पहला जो है, जब हम इसको सीधा देखते हैं तो ये साइन है, दूसरा जो है कॉस है, और तीसरा है हमारा टेन। और जब हम इसको उल्टा देखते हैं तो ये है आपका कॉसेक, इसको उल्टा देखेंगे तो ये आपका सेक, और इसको उल्टा देखेंगे तो है कॉट। मतलब लंब बटे कर्ण, देखो ये रहा, देख रहे हो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और अगर मैं कहूं कर्ण बटे लंब तो कॉसेक थीटा, ये देखो। इसी तरह ए से मतलब है आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, और इसको मैं उल्टा कर दूं मतलब कर्ण बटे आधार, तो देखो सेक थीटा। इसी तरह लंब बटे आधार टेन थीटा, और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कॉट थीटा। तो इस तरीके से लाल बटे कक्का के माध्यम से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या है, और बाकी चीजें। तो त्रिकोणमिति रेशो समझ आई। नेक्स्ट देखो इनके अंदर संबंध क्या है, ध्यान से अगर हम देखें तो हमने अभी पीछे मैंने कहा था कि साइन थीटा क्या होता है, इस चीज को एक बार देख लो। साइन थीटा को मैंने कहा था लंब बटे कर्ण कहा था, और कॉस थीटा को मैंने क्या कहा था, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। चेक कर लेते हैं, पीछे जाके देख लो।
साइन थीटा क्या था? लंब बटे कर्ण, और कॉस था आधार बटे कर्ण। देखो ये चीज मैंने यहां लिख दी। अगर मैं साइन को कॉस से भाग कर दूं तो क्या होगा? देखो साइन थीटा भाग कर दिया मैंने कॉस थीटा से, तो क्या होगा? साइन का मान क्या था? लंब बटे कर्ण, इसको भाग कर दूं किससे? आधार बटे कर्ण से। ठीक है, तो अब एक चीज को समझो, आपको मैंने बेसिक में सिखाया हुआ है कि जिससे हम भाग करते हैं उसको गुणा में डाल के उसको उल्टा कर देते हैं, मतलब उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा के बटे ए। यहां पर देखो के से के कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? एल बटे ए। अब एल बटे ए क्या है? एल बटे ए है आपका, पिछली स्लाइड में देखो, एल बटे ए यानी कि टेन थीटा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका टेन थीटा। तो पहला संबंध आ गया कि टेन थीटा क्या होता है? वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और मुझे पता है टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो मैं टेन को क्या लिख सकता हूं? ये कॉट का उल्टा, मतलब एक बटा कॉट थीटा, ये भी लिख सकता हूं। अब इसी तरीके से आओ कॉट। कॉट क्या होता है? ये हो गया। अब देखो कॉट, कॉट थीटा क्या होता है? कॉट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर टेन साइन बटे कॉस था तो कॉट क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, कॉस बटे साइन। क्लियर है? और क्योंकि कॉट और टेन उल्टे होते हैं तो मैंने टेन को एक बटे कॉट लिखा था, तो इसी तरह मैं कॉट को एक बटे टेन लिख सकता हूं। तो ये आपको संबंध समझ आया? इसी तरह देखो मैंने कहा था साइन और कॉसेक उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ये देखो साइन और कॉसेक, कॉस और सेक, टेन और कॉट, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉसेक को मैं एक बटा साइन लिख सकता हूं, तो इसी तरह साइन को मैं एक बटा कॉसेक लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी तरह सेक को मैं एक बटा कॉस कहूंगा, तो कॉस को मैं एक बटा सेक कह सकता हूं क्योंकि ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इस तरीके से ही हमने ये देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध। तो संबंध हमको अच्छे समझ में आ गया। अब यहां हमें एक नई चीज समझने की जरूरत है, जो है हमारा गोल्डन रूल। क्या है गोल्डन रूल? वो ये कहता है कि त्रिभुज का आकार बदल सकता है, लेकिन कोण समान रहने पर उस कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात समान रहते हैं। मतलब अगर एंगल बराबर है तो त्रिभुज का आकार चाहे कितना भी बदल लो, उसका त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहेगा। अब इस चीज को समझो कैसे। देखो यहां आप देखोगे मैंने ऐसे एक एरो बना रखी है, और यहाँ पे मैंने एक दो तीन कई सारे त्रिभुज हैं। तो देखो मैं इसको नाम देता हूं, मान लो ये त्रिभुज है, पहला त्रिभुज पी क्यू आर। ये सबसे छोटा वाला जो त्रिभुज है, ये समकोण, ये सारे समकोण है। देखो आपको आराम से एक बात समझ में आएगी। पहला छोटा त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर एक। ठीक है, अगर मैं कहूंगी एक और बड़ा त्रिभुज है, देखो मैं इसको कह देता हूं एम एन, और इसी तरह मैं इसको कह देता हूं आर एस। तो देखो यहां तीन त्रिभुज मैंने बता दिए। पहला हो गया त्रिभुज, ये दूसरा, और ये तीसरा। देखो पहला त्रिभुज है आपका त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखो दूसरा त्रिभुज है पी एम एन, त्रिभुज पी एम एन। और तीसरा है हमारा त्रिभुज पी आर एस, पी आर एस। तो ये देखो त्रिभुज, तीन अलग अलग त्रिभुज हैं, त्रिभुजों के आकार बदल रहे हैं। सबसे छोटा पहला, उससे बड़ा दूसरा, और उससे बड़ा तीसरा। लेकिन ये वाला कोण सब में एक ही है, सब में ये कोण आ रहा है पी, और इसको नाम दे दिया मैंने थीटा। ठीक है, तो ये जो मैंने गोल्डन रूल कहा है कि त्रिभुज का आकार बदल सकता है लेकिन कोण समान रहने पर कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात समान रहते हैं। मतलब कि अगर मैं, देखो इस छोटे वाले पहले त्रिभुज में ये थीटा है कोण, दूसरे वाले में भी ये थीटा कोण है, और तीसरे वाले में भी देखो इस बड़े त्रिभुज में भी यही थीटा कोण है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, जिस मर्जी का मान निकालूं, जो मान आएगा वही इसमें भी आएगा, और वही इसमें भी आएगा। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो एक ही रहेंगे। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात
उनका मान नहीं बदलेगा, भले ही त्रिभुज का आकार बदल जाए। तो ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना। और इसका महत्व क्या है मैं आपको बता दूं। इसका महत्व ये है कि मान के चलो अगर कोई हमें ये कहे कि भाई कुतुब मीनार है इंडिया में, उसकी ऊंचाई हमें बता दे कि भाई इस कुतुब मीनार की इतनी ऊंचाई है, और वो कहे कि एक पर्टिकुलर एक जगह है, एक पॉइंट है पी, मान लो ये कुतुब मीनार है आपका आर एस, ठीक है, ये कुतुब मीनार है। वो कहता है कि एक जगह है पी, पी से जब हम कुतुब मीनार की चोटी को देखते हैं ना, तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। मान लो थीटा का मान मैंने 60 डिग्री कह दिया, ठीक है। अब उसने कहा हमें पता भी कुतुब मीनार की ऊंचाई इतनी है, मान के चलो ऊंचाई एक्स है। तो अब इस त्रिकोणमिति अगर मैं यहाँ पर इसको लंब बटे आधार करके और टेन थीटा बना दूं, देखो लंब बटे आधार पीछे अगर आप स्लाइड में जाके देखोगे तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो अगर मैं इसका लंब बटे आधार टेन थीटा करके उसकी वैल्यू निकाल के लगा दूं तो मेरे को पीएस निकल आएगा। समझ आई? पीएस निकल आएगा मतलब क्या हुआ कि अगर कुतुब मीनार की ऊंचाई इतनी है और इस पॉइंट से ये 60 डिग्री का एंगल बनता है इसकी चोटी का, तो मैं कह सकता हूं ये पॉइंट उस कुतुब मीनार के फुट पॉइंट से इतने मीटर की दूरी पर है। तो ये बात मैं कह सकता हूं। अब इतना बड़ा ट्राइंगल तो कोई बनाएगा नहीं इस चीज को नापने के लिए। तो इस चीज को अगर हम इतना छोटा सा एक ट्राइंगल बना लें तो जो चीज इसकी वैल्यू निकल कर आएगी वही वैल्यू उस पूरे के लिए लागू होगी। तो त्रिकोणमिति अनुपात का ये महत्व है कि हम छोटे से त्रिभुज से अध्ययन करके बड़ी सी बड़ी चीजों के मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, इनके संबंध क्या हैं और इनका महत्व क्या है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, ये कह रहा है कि कुछ विशिष्ट कोणों के लिए अगर त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो क्या है। भाई विशिष्ट कोण क्या है? थीटा का मान हम जो हम बार बार कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा का मान तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई अगर मान लो थीटा का मान 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 हो, 90 डिग्री हो, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पर थीटा की जगह मैंने ए लिख रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल आपका ए है, तो इसमें अगर मैं कहूं साइन 0 डिग्री पर, अगर 0 डिग्री हो, ए का मान अगर 0 डिग्री हो तो साइन ए आता है 0। 30 डिग्री पर साइन ए यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर आएगा 1/2। फिर इसी तरह 45 पे कह रहा है कि साइन अगर 45 डिग्री करूं तो आएगा 1/वर्गमूल 2। 60 पर आएगा वर्गमूल 3/2 और 90 पर आएगा 1। इस तरीके से पूरी टेबल है। तो भाई क्या ये टेबल अब देख के आपको घबराहट हो रही होगी भाई इस टेबल को कौन याद रखेगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। बनानी आ जाएगी, 10 बार बनाओगे तो अपने आप आपको ध्यान हो जाएगा। आप कहीं भी किसी भी चीज का मान आपसे कोई पूछे सेक 45 डिग्री बताओ तो आप आसानी से बता पाओगे कि वर्गमूल 2 होता है। तो कैसे होता है, चलो बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखो सिंपल टेबल कैसे बनाए, मैंने लिखा ये वही चीज है और ये वही चीज। आप यहां पर एक चीज समझ लो कि टेबल बनाने के लिए आप साइन की बना लो, बाकी सारे काम अपने आप हो जाए। कैसे हो जाएंगे देखो, साइन के लिए कैसे करना है, आप सबसे पहले गिनती लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दी मैंने, ये गिनती लिख दी सब में मैंने। अब इन सबको 4 से भाग कर दो। किससे? 4 से। देखो साइन की टेबल कैसे बन रही है आप समझो। सबको मैंने 4 से भाग कर दिया। अब सबका स्क्वायर रूट निकाल लो। देखो कितना आसान काम है, सबका स्क्वायर रूट आपके सामने साइन की टेबल बन के तैयार। कैसे? अब सिंपल इसे सॉल्व कर दो। 0 को 4 से भाग करेंगे 0 आएगा, 0 का वर्गमूल निकालेंगे 0 आएगा। तो साइन 0 डिग्री हो गया 0। अब देखो 1/4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल खुलेगा तो वो बन जाएगा 2। ठीक है। अब देखो ये अंदर कट जाएगा 1/2। अब इसको मैं काटूं तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा वर्गमूल के अंदर 1/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1 का वर्गमूल खुल के तो 1 ही होता है, बटे 2 का वर्गमूल नहीं खुलेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे वर्गमूल 2। अब देखो 3 का वर्गमूल तो नहीं खुलेगा तो ये तो वर्गमूल 3 रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल खुलेगा और वो बन जाएगा 2। अब देखो ये 4 और 4 कट जाएंगे, 4 एकम 4 और 1 का वर्गमूल खुलेगा तो वो आ जाएगा 1। बात समझ आई? अब पिछली टेबल में देखो
हमारे मान क्या है, साइन की टेबल में कहूं तो 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। अब अपने टेबल को देखो, साइन का मान 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1 एग्जैक्ट आ गए। बात समझ में आ गई। अब बात करो, मैंने कहा आपको एक आपने लिख ली तो आप काम खत्म। कैसे? कॉस को साइन को उल्टा लिख दो, यानी कि सबसे पीछे एक है तो सबसे आगे एक, फिर वर्गमूल 3/2 उल्टा लिख दो बस। और ये तो इसी जगह पर आ रहा है 1/वर्गमूल 2, फिर इसके बाद 1/2, ये देखो, और उसके बाद 0, लास्ट में लिख दी 0। ठीक है, तो हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया। अभी टेन क्या होता है, तो अब संबंध पे आ जाओ, हमने संबंध पढ़े थे। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन को कॉस से भाग कर लो। कर लो, देखो साइन का मान 0 और कॉस का मान 1, 0 को 1 से भाग करोगे तो 0। अब 1/2 को वर्गमूल 3/2 से भाग करोगे तो कैसे, क्या आएगा? मैं देखो ऊपर वाला ना विंडो रब कर लेता हूं ताकि हमें आसानी से हमें वो मिल जाए, क्या, स्पेस मिल जाए चीजों को सॉल्व करने के लिए। आप देखो, ये है, मैंने आपको क्या कहा कि 1/2 को वर्गमूल 3/2 से भाग करना है। तो देखो 1/2 को भाग करना है वर्गमूल 3/2 से, तो कैसे करेंगे? 1/2 भाग की संख्या गुणा में जाके उल्टी हो जाती है, तो ये बन जाएगा 2/वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया, 1/वर्गमूल 3। तो यानी कि ये 2 से 2 कट गया और आ गया 1/वर्गमूल 3। तो मैं लिख देता हूं 1/वर्गमूल 3। अब जब 1/वर्गमूल 2 को 1/वर्गमूल 2 से ही भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। एक वर्गमूल 3/2 को 1/2 से भाग करोगे तो क्या होगा, नीचे वाले दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, सीधा वर्गमूल 3/1 और वो लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहां बना 1/0, एक को भाग करेंगे 0 से, और आपको पता है 1/0 जब हम किसी संख्या को 0 से भाग कर देते हैं तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। परिभाषित, तो देखो ये हो गया आपका अपरिभाषित, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं नॉट डिफाइंड। अब कोसेक को हम कैसे लिखेंगे? कोसेक क्या होता है, मैंने आपको बताया था साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, देखो फिर ये मिटा लेते हैं और अब आपको यहां दिखाते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा कैसे। साइन का उल्टा हमें करना है, साइन 0 डिग्री पे 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा भाई बताओ? तो 0 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 1 है, उल्टा करते ही क्या बन जाएगा, 1/0, और 1/0 बनते ही ये देख लो अपरिभाषित, तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित। ठीक है, अब 1/2 है, साइन है, साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो कौशिक के लिए उल्टा कर दो, 1/2 को उल्टा कर दो तो 2/1, और बटे में एक लिखते नहीं। 1/वर्गमूल 2 है साइन, उल्टा कर दो तो वर्गमूल 2/1, और बटे में एक लिखते नहीं है। वर्गमूल 3/2 है साइन, कौशिक को लिखना है उल्टा कर दो तो बन जाएगा 2/वर्गमूल 3। ठीक है, अब देखो एक है साइन, साइन को उल्टा कर दो, मतलब एक को उल्टा करेंगे तो वो एक ही रहेगा। बात ठीक है, अब आ जाओ सेक। सेक के लिए अब याद करो, साइन की टेबल जब हमने लिखी थी तो कॉस के लिए क्या लिखा था, उसको उल्टी तरफ से लिख दिया था। तो इसी तरह कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है, और सेक क्या है, वो कॉस का उल्टा है। तो सेक, अब कॉसेक की टेबल आ चुकी है, सेक के लिए क्या करोगे, इसकी टेबल को उल्टा लिख दो, तो यानी कि देखो सबसे पहले ये वाला एक लिख दिया, अब लिखूंगा 2/वर्गमूल 3। फिर फिर नंबर आएगा वर्गमूल 2 का, तो ये तो यही रहेगा। फिर नंबर आएगा इस 2 का। ठीक है, अब फिर नंबर आएगा इसका अपरिभाषित। ये हमने लिख दिया। ठीक, अब आ जाओ कॉट का। कॉट क्या था, टेन का उल्टा, तो टेन को उलटते चलो। तो टेन को उल्टा करना है, तो देखो इसको सिंपल क्या करो, उल्टा लिख दो,
कॉट को 10 का उल्टा लिख दो, तो सबसे पीछे शुरू करो अपरिभाष से, ठीक है। फिर देखो 10 वाली लाइन को देखो, इसके बाद है वर्गमूल 3, उसके बाद है 1, फिर है 1/वर्गमूल 3, और लास्ट में है ये देखो, जो सबसे पहला है वो सबसे लास्ट हो जाएगा 0। इस तरीके से देखो, ये जो आपकी टेबल थी, यही टेबल हमने आसानी से बना दी बिना किसी परेशानी के। फिर मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं, सबसे पहले हमने साइन की बनानी होती है, या तो आप साइन की टेबल याद रख लो एक सिंपल, और मैंने आपको तरीका बता दिया था कैसे। पहले 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लो, सबको 4 से भाग कर दो और सबका वर्गमूल निकाल दो, ये साइन की टेबल आ गई। कॉस की कैसे बनी थी, साइन को उल्टा लिख दिया, तो जो साइन सबसे लास्ट है उसको सबसे पहले, फिर ये वाला, फिर ये एज इट इज, फिर इसके बाद ये, और सबसे लास्ट में सबसे पहले वाला। फिर हमने 10 को कैसे करा था, हमने कहा था टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हमने पीछे देखा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमने क्या करा, 10 की टेबल निकालने के लिए साइन को कॉस से भाग करा तो 0 को इससे भाग करा तो 0, इसी तरह से इन सबको भाग करके ये बना, 1 को 0 से भाग करा, अपरिभाषित हो गया, ठीक है। कॉसेक कैसे लिखते हैं, साइन का उल्टा, अब हमने साइन को उल्टा करा, ये कॉसेक आ गया। फिर साइन लिखने के बाद हमने कॉस कैसे लिखा था, साइन को पीछे से लिख दिया था, तो इसी तरह से कॉसेक के बाद सेक को कैसे लिखा, कॉसेक को हमने पीछे से लिख दिया, और इसी तरह 10 को हमने कैसे लिखा, कॉट को हमने कैसे लिखा, 10 को पीछे से लिख दिया। देखो तो ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई, और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई समस्या आई होगी। अगर फिर भी दिक्कत लगे कमेंट में बता। नेक्स्ट देखो, अब हम इसके लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं कि सर्व समीकरणाएं क्या होती हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं क्या हैं। तो भैया त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं वे समीकरण होते हैं जो कोण के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं, मतलब थीटा का कुछ भी मान लगाओ आंसर हमेशा बराबर आए। तो इसके अंदर मेन चीज तो 3 है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा जमा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 मेन है, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। बाकी के जो 6 हैं, इसको आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, देखो ये जो वैल्यू है, यहां से आप कॉस स्क्वायर का मान निकालो, मैंने कॉस स्क्वायर का मान निकाला, तो अब ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो घटा बन जाएगा, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, इधर 1 है, 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसी तरह से यहां से साइन स्क्वायर का मान निकाल लो, तो क्या होगा, ये वाला कॉस स्क्वायर उधर भेज दो, तो ये बन गया 1 घटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा में इधर ले आया, तो माइनस का बन गया, तो टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह से यहां से टेन स्क्वायर का मान निकाल लो, तो क्या होगा, जमा का एक इधर भेजेंगे वो घटा बन जाएगा, तो देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा घटा 1। और सेम चीज इस तरीके से ये वाले दोनों फॉर्मूले इससे निकल गए। तो मेन तो हमारे 3 फार्मूले हैं, बाकी के तो 6 फार्मूले हम 3 से ड्राइव कर लेते हैं, तो सिर्फ हमें इनको समझना है। तो कैसे, नेक्स्ट देखो बड़ी आसानी से समझते हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय आपने सुनी होगी, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कि किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कि ध्यान रखना पाइथागोरस प्रमेय का मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। देखो समकोण त्रिभुज में हमको 90 डिग्री के सामने पता है ये कर्ण है बस, और हमें ना तो पता लंब कौन सा है, ये लंब है या ये लंब है, क्यों, क्योंकि जब तक हमें एंगल ना बताया जाए कि किस कोण से आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर हमें एंगल नहीं पता तो ये दो भुजाएं हैं जिनमें से एक लंब होगी और दूसरी आधार होगी। तो यहां पर अगर मैं देखूं सिंपल पाइथागोरस प्रमेय जो हमें कहती है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि कर्ण का वर्ग जो है यानी कि AC का वर्ग, ये बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के, मतलब AB का वर्ग और BC का वर्ग और इनका जोड़, तो ये हो गया AB का वर्ग और ये है BC का वर्ग और इन दोनों का जोड़, ये बराबर होता है AC का वर्ग, ठीक है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। मैं कहता हूं इसको AC स्क्वायर से भाग करो, AC स्क्वायर से भाग देने पर, तो देखो भाग देने पर क्या होगा,
तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। देखो मैंने इसको सारे को ए सी स्क्वायर से भाग कर दिया, फायदा क्या हुआ, ये तो पूरा कट गया, यानी कि ये तो बराबर आ गया एक, और ये है ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं इसको ए बी बटे ए सी पूरे का स्क्वायर जमा ये है बी सी बटे ए सी, इसको मैं लिख सकता हूं बी सी बटे ए सी पूरे का स्क्वायर। अब देखो क्योंकि मुझे त्रिकोणमिति अनुपात की बात करनी है तो मुझे रेफरेंस एंगल बनाना पड़ेगा। मान लेता हूं भैया मेरा रेफरेंस ये एंगल सी है जिसका नाम मैंने दे दिया थीटा। तो थीटा के संदर्भ में मैं बात करूं तो थीटा के सामने जो हमारा रेफरेंस एंगल है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है और जो तीसरी बच गई वो आधार होती है। अब देखो ध्यान से इस चीज को अगर मैं डिकोड करूं तो ध्यान से देखो क्या बना, ये है ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है, ए बी आपका है लंब। लंब को मैं एक काम करता हूं क्योंकि हिंदी में लिखने में ज्यादा दिक्कत आएगी, लंब को मैं सिर्फ एल लिख रहा हूं, ठीक है। तो ए बी बटे ए सी हमारा, ए बी हमारा बना लंब बटे में ए सी हमारा क्या है, देखो ये रहा, ये हमारा कर्ण यानी कि के, इसका वर्ग है जमा, अब देखो बीसी हमारा क्या है, बीसी हमारा है आधार यानी कि ए बटे में एसी हमारा है कर्ण यानी कि के, इसका वर्ग बराबर है एक। तो देखो लंब बटे कर्ण वो क्या होता है, साइन, साइन थीटा, यही होता है ना, हमने पीछे सीखा, का होल स्क्वायर जमा आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस का होल स्क्वायर बराबर एक। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिखने का तरीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से ऐसा मत कहना साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो आप कहो भाई इसको मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखना, नो। आप इसको लिखने का साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो लिखने का तरीका होता है साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। और ये आपका पहला रिजल्ट है, पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो हमने पीछे स्लाइड में देखा। देखो ये रही साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, आसानी से हमने निकाल ली। अब देखो यहीं से मैं कह रहा हूं साइन स्क्वायर का मान निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर उधर एक है पड़ा रहने दो, इधर से कॉस स्क्वायर को उधर भेजो, तो ये बन जाएगा घटा का कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपकी दूसरा फार्मूला। अब देखो अब मैं कह रहा हूं इसी वाले फार्मूले से मैं कह रहा हूं कॉस स्क्वायर का मान निकालो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, उधर एक है पड़ा रहने दो, इधर से साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इस तरीके से इस फार्मूले से बाकी के दो फार्मूले बन गए। तो सेम इसी तरीके से हम इसके लिए भी कर सकते हैं और हम इसके लिए भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने जो समझाने की कोशिश करी कि ये जो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण होती हैं ये वो समीकरण होती हैं जो थीटा के किसी भी मान के लिए सत्य हैं। तो आप इसको आगे जब हम इसकी प्रश्नावलियां करेंगे तो उसमें इनको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये सर्व समीकरण हमें पता है ये हर एक चीज के लिए थीटा के हर मान के लिए सच है। और ये निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप सिंपल पहला याद रखो, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आता कैसे है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा प्रैक्टिस करो, आपको याद रहना चाहिए। जब आप इसको 8-10 बार लिखेंगे आपको ध्यान रहेगा साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। और आपको पता अगले दो फॉर्मूले इसी से बन जाते हैं। इसी तरीके से देखो अब जो अगला फॉर्मूला था हमारा हम उसको लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको मैं करता हूं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखो मैं कहता हूं यहां से भैया tan स्क्वायर का मान निकालो, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा,
इधर सेक स्क्वायर थीटा है, रहने दो, जमा का एक इधर आएगा, घटा का एक, तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया देखो। ठीक है, अब मैं कहता हूं सेक स्क्वायर थीटा इधर है, रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा इधर ले आओ तो क्या बनेगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या बचेगा, ये तो इधर आ गया, ये बचा सिर्फ एक, ये देखो एक अगला फॉर्मूला बन गया। ठीक, इसी तरह से आपका एक और फॉर्मूला क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फिर से वही काम कर लो, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, जमा का एक इधर आ जाएगा तो घटा का एक, उधर क्या बचा, सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपका एक नया फॉर्मूला बन गया है, देखो फिर से बन गया। इसी तरीके से आप यहां से कॉट स्क्वायर का हो गया, अब आप कर लो कॉसेक स्क्वायर थीटा, जमा का कॉट स्क्वायर इधर ले आओ, ये बन गया घटा का कॉट स्क्वायर थीटा, उधर क्या बचा, सिर्फ जमा का एक, तो ये आपका नया फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर 9 फार्मूले बताए, इसमें बेसिकली 3 फार्मूले हैं, 3 सर्वसमीकाएं हैं, बाकी की 6 सर्वसमीकाएं इन्हीं से आराम से निकल जाती। तो इस प्रकार हमने जो देखा कि अब तक हमने सारी चीजें को अगर हम सम करके देखें तो आज हमने क्या सीखा, मैं सिंपल अगर पूछूं तो हमने सीखा कि भैया समकोण त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहली चीज देखो, अगर मैं यहां मैं आपको दिखाऊं तो मैं बताता हूं, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, फिर न्यून कोण क्या होता है, मैंने आपको बताया जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, वो न्यून कोण होता है। फिर हमने जाना है कर्ण क्या होता है, कर्ण क्या था, कर्ण 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, फिर हमने जाना कि भाई लंब क्या क्या है, आधार क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए मैंने बताया था रेफरेंस एंगल कौन सा है, आप किस कोण की तरफ से देख रहे हैं, उसके आधार पर यह निश्चित होता है कि क्या लंब है और क्या आधार है। फिर हमने जाना त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं। फिर हमने इन अनुपातों में संबंध को जाना, हमने देखा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि त्रिकोणमिति जो विशिष्ट कोण है, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी टेबल कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, कैसे बनती है टेबल। और सबसे महत्वपूर्ण हमने क्या सीखा कि अगर हम कोण बदलने पर लंब और आधार की पहचान बदल जाती है, कि अगर हम कोण का एक एंगल से देख रहे हैं तो जो लंब है, अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे तो वही लंब आधार बन जाएगा, और जो आधार था वो लंब बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, चैप्टर 8, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझ लिया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा है वीडियो, अगर जरूरी लगा है तो इसको लाइक कर देना, और अपने दोस्तों से शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगले जो वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।